हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के बारे में। अब आप याद करो कि हम लोगों ने चार कोड्स, जो चार संहिताएं थी 2020, तो उनके ऊपर हमने बात की थी, जिनमें से हम लोगों ने जो वेजेज एक्ट, जो वेजेज है, कोड ऑन वेजेज एक्ट, वो कर लिया। इंडस्ट्रियल जो रिलेशन है वो कर लिया। तो अब जो थर्ड है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। इसके बाद एक और रह जाएगी, ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, उसके बारे में। अब इस जो एक्ट, इसमें हम 9 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, 9 एक्ट्स। लाइक अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटीज एक्ट्स के अंदर, उसमें हम लोग बात करेंगे जो आपके पीएफ वाला है, ईएसआई वाला है, ग्रेचुटी है, ठीक है, आपका मैटरनिटी बेनिफिट्स है, समझे। और उसके अलावा जो मैक्सिमम हमें बात करनी है वो 6 लॉज के ऊपर हमें बात करनी है, जो एक्ट्स हैं। उसके अलावा बाकी के जो तीन हैं उनसे ना तो पहले कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ना पूछे जाएंगे, फिर भी मैं आपको उनकी ईयर्स वगैरह बता दूंगा, वही काफी है। थोड़ी थोड़ी चीजें, ज्यादा नहीं। ओके। अब यहाँ हम लोग बात करने से पहले, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले, मैं बता रहा हूँ, एक क्लास आज की और एक क्लास जो फोर्थ कोड है, ठीक है, उसकी होगी बस। उसके बाद आपका लेवल लॉज खत्म है। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये रहा आपका एक डेमो कि भाई जब हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट हमने पढ़े, जिसमें हमने 3 एक्ट्स के बारे में बात की थी। हमने ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ओके, और लाइक जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, ओके, और उसके बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, उन तीन के बारे में बात की, जिसमें हमने स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में बात की थी। तो वही है कि न्यू क्या क्या आया है कोर्ट्स के अंदर 2020 में। तो एक तो है थ्रेशोल्ड फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स के लिए जो लिमिट्स वगैरह है, जो वो कितनी है। पहले तो थी 100, क्योंकि इस 100 से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अब ये इंक्रीज करके बढ़ा दिया है 300 वर्कर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई वो 300 कर दिया। ले ऑफ रिट्रेचमेंट परमिशन। अगर आप मैंने आपको बताया था कि ले ऑफ आपको करना है या फिर रिट्रेंचमेंट करना है आपको इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको परमिशन की बात की जा रही है कि नाउ ओनली मैंडेटरी है परमिशन लेना। पहले परमिशन मैंडेटरी नहीं थी। अब क्या है कि नाउ ओनली मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 300 प्लस वर्कर्स। अगर कहीं 300 प्लस वर्कर्स हैं, देखो पहले भी, सॉरी, पहले भी जो परमिशन थी वो लेनी जरूरी थी। बट अब क्या है कि अब एक रेंज बता दी है उसकी कि यार 300 प्लस वर्कर्स अगर आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी ही लेनी है। 300 से कम है तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट 300 से ज्यादा अगर है तो आपके लिए मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा भाई। सेम ऐसे ही स्ट्राइक लॉकआउट स्ट्रक प्रिविजन, ठीक है, उसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि भाई 14 डेज का नोटिस जो है वो आपको मैंडेटरी है। ठीक है, भले ही नॉन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस हो। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसके लिए यूनिफाइड या टाइम बाउंड एडजुडिकेशन सिस्टम। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था, एडजुडिकेशन कोई प्रोसेस अगर कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे। तो अब डिस्प्यूट वगैरह अगर हो गया है तो उसे, पहले एक टाइम लिमिट नहीं थी कि भाई 2 साल चल गया, 3 साल केस चल रहा है, तो अब क्या है, एक टाइम बाउंड एडजुडिकेशन सिस्टम कर दिया कि यार एक टाइम दे दिया, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर, उसमें आपको कंप्लीट जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व कर देना है, समझे। ट्रेड यूनियन का रिकॉग्निशन, तो इंड्यूस्ड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर सॉल्व नेगोशिएशन यूनियन, कि भाई किस किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, क्या क्या चीजें होनी है, वही है। फिर है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट है लीगलाइज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स विद पार्टी इन बेनिफिट्स, ठीक है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कुछ बेनिफिट्स वगैरह है। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी, जो लाइक शिकायत निवारण समिति जो है, तो वो मैंडेटरी कर दी है फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद 20 प्लस वर्कर्स। किसी इंडस्ट्री में अगर 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी भाई मैंडेटरी है, जरूर होनी ही होनी चाहिए। और मैंने आपको याद करो, जब ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बताई थी तो उसमें मैंने आपको मेंबर्स के बारे में बताया था, कितने मेंबर्स होंगे, कैसे कैसे होंगे, ठीक है।
चलिए, ये मैंने आपको एक प्रीवियस क्लास का थोड़ी सी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं अपने सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, सोशल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट एक्ट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट 1923। ईयर तो आपको पता होना चाहिए भाई, 1923 का है। अब कंपेंसेशन वर्ड से आपको कुछ समझ आ जाना चाहिए कि यार कंपेंसेशन का सीधा सा मतलब है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने बहुत बार अपने आस पड़ोस में जो कंपनी वगैरह में काम कर रहे होंगे, बहुत बार सुना होगा कि किसी को हाथ कट जाता है, किसी की उंगलियां कट गई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ मेंबर आपने देखे होंगे। तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें कंपेंसेशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, कुछ ना कुछ। देता कौन है? एम्प्लॉयर देता है भाई, जो मालिक है कंपनी वो देगा, कंपनी देगी। ठीक है, तो वो जो कंपेंसेशन वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कौन कौन कवर है, वो चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। देखो, सेम यही चीज है कि जो सेंट्रल एम है टू ऑफर फाइनेंशियल कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज ऑन, या फिर उनके डिपेंडेंट्स। देखो, मान के चलो अगर एम्प्लॉय जो है उसकी डेथ हो गई, तो भाई उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, जो उसके डिपेंडेंट है, लाइक डिपेंडेंट हो सकता है उसकी वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, फादर मदर हो सकते हैं। ओके, जैसे जिनका एक ही बच्चा है, शादी नहीं हुई है, फादर मदर उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उस तरीके से तो उनको मिले। इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंजरी, ऑक्यूपेशनल डिजीज, जैसे आपने देखा होगा कि यार कुछ कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके, तो उनमें क्या है कि केमिकल वगैरह कुछ गिर जाता है या कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं, तो आपको कैंसर या कुछ अलग तरह के डिजीज वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कंपनसेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सेम चीज यही है, ओके, फ्रॉम देयर एम्प्लॉयमेंट। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें दी जाएंगी और क्या क्या चीजें यहाँ पर है। देखो, मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूँ पहले, ठीक है, मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करता हूँ पहले। ओके, कौन कौन एप्लीकेबल होंगे? तो द एक्ट अप्लाइज टू अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग जितने फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, प्लांटेशन है, मैकेनिकली की प्रोपेल्ड कुछ व्हीकल्स हैं, जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह कुछ पार्ट्स वगैरह वो बनाए जाते हैं, वही सारी चीजें। हैजर्डस ऑक्यूपेशन है, तो इट जनरली कवर्स एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन। जिस इंडस्ट्री के अंदर 10 या उससे ज्यादा, 10 या फिर उससे ज्यादा मेंबर्स अगर काम कर रहे हैं, तो वो इसके अंदर एप्लीकेबल होगा, जो कंपेंसेशन है। क्योंकि भाई जो वो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो भी तो किसी ना किसी के लाइक घर का चिराग है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो भाई कुछ तो उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वो रोबोट है। हम्म। चलिए, कवर्ड एम्प्लॉय कौन कौन है, कौन कौन उसमें कवर है? देखो, द लेजिस्लेशन इज ब्रॉड इन इट्स कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज। जैसे आपको एक बार माइंड में आ रहा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर कोई कंपनी में काम कर रहा होगा, तो कोई परमानेंट मेंबर होगा वो, हो सकता है यार, ठीक है। कुछ बंदे होते हैं जो कैजुअल वर्कर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो गए, ओके, उन्हें क्या ही कवर करना है, ऐसा ऐसा आ सकता है आपके माइंड में जब क्वेश्चन आएगा तो। बट नहीं, यहाँ पर सारे लोग कवर है, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, टेम्पररी हो, इवन कैजुअल वर्कर्स, वो सब इसके अंदर कवर है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकाल देनी है कि सिर्फ कंपनी में जो काम कर रहे हैं वही है, कैजुअल कॉन्ट्रैक्टर इनको क्या ही पूछना। ठीक है, वो भी इंसान है ना। अब इस एक्ट के अंदर एक वर्ड मुझे मिला, नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ये क्या है? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि यार मान के चलो मैं अगर किसी कंपनी में लग रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ किसी मशीन पर, ठीक है भाई, मैंने सारी चीज चेक कर ली, उसके सेफ्टी टूल्स, सेफ्टी मेजर्स, सब चीज, क्या क्या चीजें हैं, उसके लॉक्स वगैरह सारी चीज। बट फिर भी कहीं ना कहीं मशीन में कुछ खराबी आ गई और उसकी वजह से मेरे हाथ कट गया, तो क्या मैं कंपनसेशन का हकदार हूँ? बिल्कुल हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीजें देखी, सब कुछ ओके था। दिक्कत कहाँ आई? मैंने थोड़ी ना कोई ड्रिंक कर रखी थी, या मैं नशा कर रखा था, या मैं नींद में था, सो गया भाई, ऐसा तो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मैं कंपनसेशन का हकदार हूँ। अब यही दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने एक लिटिल लिटिल ले लिया पैक, भाई नशे में हूँ, ना सेफ्टी मेजर चेक किए हैं, ना सेफ्टी लॉक्स चेक किए हैं, कुछ नहीं है भाई। अब यहाँ पर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई,
तो क्या अब मैं हकदार हूं कंपनसेशन का? तो नहीं, मैं कंपनसेशन का हकदार नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरी गलती थी भाई, मेरी गलती थी। मैंने नशा कर रखा था, मैंने सेफ्टी लॉक्स चेक नहीं किए। ओके, मैंने सेफ्टी वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, लॉक्स वगैरह या पर लाइक मशीन्स वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, वो मैंने चेक नहीं की। तो यही चीज़ है नो फॉल्ट लाइबिलिटी। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन इफ द इंजरी इज वर्क रिलेटेड। वर्क रिलेटेड अगर इंजरी है, मैं काम कर रहा हूँ उस मशीन पर, तब मुझे कुछ होता है तो मैं हकदार हूँ, irrespective of whether the employee was negligence or at fault। कोई और फॉल्ट है भाई, फिर आप एलिजिबल नहीं हो। सेम चीज यही है। ओके, तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी एप्लीकेबिलिटी, कवर्ड एम्प्लॉय कौन कौन कवर है, वो चीज हो गई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि यार एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जा सकती है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी। एम्प्लॉयर बोले तो जो कंपनी का मालिक है, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है? देखो, फॉर एनी इंजरी, अगर कोई इंजरी होती है दैट डज नॉट रिजल्ट इन द टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट, मीन्स अगर कुछ इंजरी हुई और उसमें ना तो आपकी कोई अंग भंग हुआ, लाइक ना कोई हाथ कटा ना उंगली कटी, कुछ नहीं, थोड़ी खरोंच वगैरह आएगी, ठीक है, और पार्शियल डिसेबलमेंट, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, नॉट रिजल्ट इन द एम्प्लॉय फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 days, तो आपको 3 दिन तक की छुट्टी दी जा सकती है, 3 से ज्यादा नहीं। और वो भी पेड लीव, लाइक आपने 3 दिन की छुट्टी जो दी है ना, उनकी आपकी सैलरी नहीं कटेगी, सीधी सी बात ये है। तो ये एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ हो जाता है तो आपको छुट्टी दी जाएंगी, बट 3 दिन से ज्यादा नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट। तो अगर, देखो मैंने वही चीज इससे पहले बताई कि अगर मैंने एक लिटिल लिटिल ले लिया या मैंने ड्रग ले ली, तो अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ उसका, कंपनी जिम्मेदार नहीं है, और ना ही मुझे वो मिलेगा। समझ गए? कंपनसेशन। ओके। सेकंड है द विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर एनी सेफ्टी गार्ड और डिवाइस। अब वही है कि मैं अगर खुद से ही किसी सेफ्टी टूल्स को या फिर सेफ्टी गार्ड्स या डिवाइस हैं उनको, अगर सेफ्टी लॉक्स हैं उनको अगर हटा दूं, हटा दिया भाई, फिर काम कर रहा हूँ तो भाई फिर मेरी गलती है ना, मैंने क्यों हटाया? तब भी नहीं मिलेगा कुछ भी। समझ गए? तो ये चीज है। अब बात आती है कि एक वर्ड और आया, मैनेजिंग एजेंट कौन होता है? ठीक है, मैनेजिंग एजेंट, ये वर्ड एक्ट्स के अंदर ही था। तो मैनेजिंग एजेंट होता है कि मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन। कोई दूसरा पर्सन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। भाई जैसे आपने मूवीज वगैरह जो होती हैं तो उसमें बहुत बार देखा होगा कि जो कंपनी का मालिक होता है या फिर कोई बड़ी पोजीशन पर बैठा होता है, तो जब वो मीटिंग में जा रहा होता है तो कई बार बोलता है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, एक काम करना, तुम चले जाना मेरी जगह और तुम उनको सारी चीजें बता देना। तो एज वो जो दूसरा बनता है वो क्या है, वो मैनेजिंग एजेंट है उसका। तो वो क्या होगा, वो उसका मैनेजिंग एजेंट होगा। ओके, ठीक है, तो वो उसका मैनेजिंग एजेंट हुआ। ठीक है भाई। फॉर द पर्पज ऑफ लाइक कैरिंग ऑन सच अदर पर्सन ट्रेड या बिजनेस में, वो सेम मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। बट डज नॉट इंक्लूड एन इंडिविजुअल मैनेजर सबॉर्डिनेट टू एन एम्प्लॉय। बट इसमें किसी को लाइक इंडिविजुअल मैनेजर है, सबॉर्डिनेट जैसा ऐसी चीजें नहीं होंगी भाई। ठीक है। ओके, मेनली चीज यही है कि भाई वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव है, सीधी बात ये है, जो मैनेजिंग एजेंट है। समझ गए? अब यहाँ आइए आप, यहाँ मैंने आपको एक टेबल दिखा दी, ये रही टेबल। ओके, तो भाई यही टेबल है और इसी से ही हो जाएगी सारी चीजें। इसमें बताया है कि कंटिजेंसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं कंपेंसेशन के लिए, कंपेंसेशन फॉर्मूला है, और स्टेटूटरी लाइक एक जो पैसे दिए जा सकते हैं, एक मुश्त राशि, तो वो है। ठीक है भाई। देखो यार, अगर डेथ हो जाती है तो कंपेंसेशन फॉर्मूला जो है 50% ऑफ मंथली वेजेज, जो उस एम्प्लॉय की, जो उस वर्कर की मंथली वेज है, मान के चलो 20,000 मान लिया मैंने, तो 20 का 50% 10,
और उसको गुना किया जाएगा उस 10,000 को रिलीवेंट एज फैक्टर से। लाइक देखो यार, रिलीवेंट एज फैक्टर से मतलब कि जैसे मैं बात करता हूँ, एक बंदा है, देखो दो, मैं दो कैंडिडेट लेता हूँ, ए और एक बी, ठीक है। तो ए जो है, इसकी एज अगर 35 लगा ली, और इसकी बी वाले की एज अगर मैं 65 या फिर 70 के समथिंग अगर लगा लूँ, तो अकॉर्डिंग टू रिलीवेंट एज फैक्टर, तो जो बी वाला है वो, उसकी तो ओल्ड एज है, वो तो मरने की कगार पे है, ठीक है, तो उसको तो ज्यादा लाइफ जीनी नहीं है, उसके बाल बच्चे हैं, सारी चीजें हैं। तो उसकी जो कंपेंसेशन फॉर्मूला जो लगेगा, वो उसका हो सकता है 193 या 183 से, इसको जो उसकी 50% मंथली वेजेज है, उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको मिलेगा इतना कंपेंसेशन। सेम यही जो कैंडिडेट ए है, उसकी एज 35 है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी फैमिली है, ठीक है, वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, एज भी कम है, तो उसको पूरी लाइफ पड़ी है जीने के लिए, तो उसको एज मल्टीप्लाई करते हैं 295 या फिर 298 से, ठीक है। ये उसका अपना एक्ट्स वगैरह का अपने कुछ ये, ठीक है, एज फैक्टर से है जो रिलीवेंट है, ठीक है, जिसको गुना करते हैं, वो आगे पीछे होते भी रहते हैं कई बार, तो उससे मल्टीप्लाई करके जितनी पेमेंट बनती है वो उसको दी जाएगी, जो उसका कंपेंसेशन है, अगर डेथ हो जाती है तो, ठीक है। या फिर अगर कोई स्टेटरी मिनिमम दिया जाता है, कम से कम की अगर बात की जाए, तो वो आपको दिए जाएंगे 1,20,000 रुपये। अब एक चीज और है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो होगी डेथ को लेके। नेक्स्ट है, अगर आप काम करते टाइम आपका क्या हो जाता है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो जाता है। लाइक आपने बहुत बार देखा होगा कि दोनों टांगे कट गई, हाथ कट गए, व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो उस तरह की कंडीशंस आपके साथ हो गई, तो उसमें कंपनसेशन कितना मिलेगा, उसमें 60% ऑफ मंथली वेजेज। देखो, एक तो है कि आपकी डेथ हो गई, पूरा कंप्लीट आप खत्म ही हो गए, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बट आप परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो गई, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, सीधी सीधी बात ये है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, लाइक 60% है। तो फिर मैंने आपको बताया कि यही 20,000 अगर आपका मंथली वेजेज है, तो उसका 60% आप देख लो और उसका कैलकुलेट कर लो रिलेवेंट एज फैक्टर से। सेम वही, कोई जवान है और एक बूढ़ा है, दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। और जो मिनिमम स्टेटरी है वो है वही सेम 1,20,000। उसके बाद है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि लाइक आपका एक हाथ कट गया, एक पैर टूट गया, तो आप मीन्स काम कर तो रहे हैं, पर वही जो आपकी कैपेसिटी थी वो आपकी कम हो गई, हाफ हो गई सीधी सीधी। तो उसमें क्या चीजें होगी, उसमें होगी कि परसेंटेज ऑफ कंपनसेशन फॉर पीटीडी, लाइक परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, इसी का ही सेम कंपनसेशन फॉर्मूला लगाया जाएगा 60% का। ओके। और इसमें चीज बेस क्या होगा, लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, मतलब आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कितना आपका लॉस हो गया है, आप पहले कहीं काम करते थे, या फिर कुछ आप काम करोगे दोनों हाथों से या दोनों पैरों से, जो भी है, उससे आप मान के चलो आप कमा रहे हो 25,000, ठीक है, अब आपका एक हाथ रह गया, एक पैर रह गया, अब उसकी जो आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो गई ना, लॉस हो गया, तो कितना लॉस हुआ उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेट करके कंपनसेशन दिया जाएगा। इसमें कोई मिनिमम स्टेटरी की कोई डिमांड नहीं है। सेम ऐसे टेम्पररी, अगर मान के चलो थोड़ी बहुत खरोंच आ गई है, थोड़ा कुछ उंगली कट गई, एक दो, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या है, हाफ मंथली पेमेंट है ऑफ 25% ऑफ मंथली वेजेज, ठीक है। अब इसमें भी सेम जो स्टेटरी मिनिमम है वो कुछ नहीं है। अब यहाँ कुछ वर्ड्स थे इस एक्ट के अंदर, लाइक एक माइनर हो गया, एडलोसेंट हो गया, ओके। और इसमें एक आ गया, देखो माइनर की बात है कि माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल का नहीं हुआ है भाई वो, बट उसने 14 एज कंप्लीट कर लिए, समझ गए, तो ये माइनर है। सेम सेम एडलोसेंट, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें दी हुई है वो ये है कि क्लेम के बारे में आपने सोचा होगा कि मान के चलो अगर किसी इंसान की डेथ हो गई, वर्कर की डेथ हो गई, अब उसके लिए कोई टाइम लिमिट है क्या कंपेंसेशन के लिए, कि वो अगर बताए, या उसके जो डिपेंडेंट है उसकी फैमिली वाले हैं, तो वो बताएं कि भाई कंपनी में काम कर रहा था, उसकी वजह से डेथ हो गई, या फिर डेथ नहीं, जो पीटीडी पार्शियल, ठीक है, डिसेबलमेंट, या टोटल डिसेबलमेंट, या फिर परमानेंट, ओके। तो उसमें कितना टाइम, कोई टाइम बाउंड है, कोई टाइम लिमिट है, कि कितने टाइम में आपको बताना पड़ेगा।
सेम जो लाइक कमिश्नर है उनको बताना पड़ेगा, लेबर कमिश्नर हो गए, ठीक है। तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट है, तो उसके लिए टाइम लिमिट है विद इन 2 ईयर्स। मतलब आपको 2 साल के अंदर अंदर बताना ही पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा का टाइम हो जाता है तो आप कंपनसेशन के हकदार नहीं है भाई, सीधी बात ये है, ठीक है। तो आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है भाई। 2 साल के अंदर आपको टाइम लिमिट दे दी, ओके। सेम यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, नो क्लेम फॉर कंपनसेशन शैल बी entertained बाय कमिश्नर, ये एक्सीडेंट और इन केस ऑफ डेथ विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो एक्ट है वो खत्म, जो कंपनसेशन वाला था। नेक्स्ट है आपके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अब ये आ गया आपका ईएसआई का, क्या चीजें होंगी, कितनी कितनी होंगी, कितना देना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन है कि क्या है क्या नहीं है। सेल्फ फाइनेंस स्कीम है जिसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया जाता है, एम्प्लॉयर के थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू, दोनों का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है इसमें। तो एक्ट का सीधा सा एम यही है, डिलीवर करना सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग ए वाइड एरिया ऑफ बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट हो गया या फिर कैश, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा बाद में कुछ सिकनेस वगैरह, कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसके लिए भी मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, ओके। अब यहाँ पर इससे कुछ एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम लोग। अच्छा, कौन कौन एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एम्प्लॉय का कवरेज कितना होगा, या फिर कंट्रीब्यूशन या बेनिफिट्स क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एप्लीकेबिलिटी की, ठीक है। देखो यार, इसमें है कि कोई इनिशियल अप्लाइज टू नॉन सीजनल फैक्ट्री दैट एम्प्लॉय 10 और मोर। लेकिन ये ईएसआई वाला जो एक्ट है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कोई इंडस्ट्री है उसमें अगर 10 मेंबर्स अगर काम कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉयज है या उससे ज्यादा है, वहां पर ये एप्लीकेबल होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 10 से अगर कम है, 8 है, या फिर हो सकता है 10 से ज्यादा है, तो वो तो बता ही दिया। बट 10 से कम हो गई तो उसमें उसमें एक चीज दी हुई है कि फिर भी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। अब मैंने आपको बताया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, प्लस कुछ रेलवे वगैरह की कुछ अपनी यूनियंस वगैरह जो होती हैं वो उनका अलग सा सिस्टम होता है अपना, तो उसको भी एज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट काउंट किया जाता है, ठीक है। टू एक्सटेंड करने के लिए इट्स प्रोविजंस टू अदर क्लासेज, ठीक है, अलग तरीके से जो भी और जो लोग हैं उसमें हम लोग लाइक कोई शॉप हो गई, दुकान हो गई, होटल हो गई, रेस्टोरेंट हो गई, सिनेमा हो गई, या फिर रोड मोटर ट्रांसपोर्ट वगैरह अंडरटेकिंग जो पीएसयू जो होती है, उनको भी काउंट कर लिया जाता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बताएगी उस चीज को। अब उसके बाद है, अच्छा ठीक है, ये तो कंपनी का हो गया भाई, कंपनी में 10 मेंबर्स हैं और उससे ज्यादा है तो वो काउंट है। बट अगर किसी और चीज को हम इसमें ऐड कर रहे हैं कि भाई आपके ऊपर ईएसआई लगेगा, आप इसमें कवर कराओ भाई, तो क्या जो गवर्नमेंट है वो कोई नोटिस देगी, बिल्कुल देगी। 6 मंथ का नोटिस दिया जाएगा। मान के चलो एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जाम्पल, इस रेस्टोरेंट के अंदर देखा कि भाई यार काम कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि ठीक है इसको ईएसआई में कवर कराते हैं, लोगों को कुछ बेनिफिट्स हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 6 महीने का एक नोटिस देगी कि भाई ऐसी ऐसी बात है और आपको ईएसआई के अंदर कवर किया जाता है। तो 6 मंथ के नोटिस के बाद वो ऑटोमेटिकली वो जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर जो ईएसआई एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और उस रेस्टोरेंट के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब ईएसआई के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है, एक्ट के अंदर में। तो उनको बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ठीक है, सिकनेस वगैरह, वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। ये तो हो गई एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट ये भी आ जाती है कि सिर्फ और सिर्फ 10 या उससे में ज़्यादा मेंबर्स हैं उन्हीं को काउंट किया जाता है, सिर्फ इंडस्ट्रीज कोई या फैक्ट्रीज जो हैं वो ही काउंट की जाती हैं, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और जो भी चीज़ें हैं उनको भी ऐड कर सकती है, ठीक है। एम्प्लॉय का कवरेज कितना होगा, देखो एम्प्लॉय की बात की जा रही है, मतलब जो वर्कर है उनका कितना कवरेज होगा। सीधी सी बात है कि एक एम्प्लॉय अगर 21,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, तो वो इसमें ऐड होगा, ठीक है, वो इसके अंदर कवर है, 21,000 पर मंथ। इसमें देखो पहले ये जो पैसे थे, जो 21,000, इससे पहले क्या थी, ये 15,000 के समथिंग थी। बट ये 2017 में इसको अमेंड करके 21,000 इसकी लिमिट बढ़ा दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं यार, कोई ये तो है गया कि जो 21,000 रुपये हैं,
वो जो कमा रहा है 21,000 उसकी वेजेज है पर मंथ की। बट एक बंदा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई डिजेबल है, मान चलो किसी का हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है, ठीक है, तो क्या उसके लिए भी 21,000 ही है? तो उसके लिए 21,000 नहीं है, उसके लिए है हायर एट 25,000। तो जो डिजेबल है उसके लिए 25,000 और जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए 21,000। ठीक है, उससे ज्यादा के कवर नहीं है, उससे कम के कवर है इसमें। बाकी गवर्नमेंट कर देती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वेजेज की। ठीक है, देखो जो बाद के इमोलमेंट्स जो आपको मिलते हैं, लाइक मैंने आपको पहले बताया था क्लास में कि वेजेज के अंदर आपका मेनली बेसिक पे, डीए और आपका टीए, ये तीन चीज काउंट की जाती हैं वेजेज के अंदर। बाकी की जो भी ट्रेवल अलाउंस हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आपके अदर से चीज काउंट की जाती हैं। ठीक है, एक अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था कि अब से जो 2020 वाले जो कोर्स हैं, उनके अंदर एक चीज बोल दी है कि जो आपका वेजेज है, ठीक है, जैसे आपकी टोटल सैलरी अगर मैं 100% मान लूं, तो जो आपकी पहले क्या होता था कि आपकी जो बेसिक पे है, उसे लोग क्या करते थे, उसे 10% या फिर 20% के समथिंग रखते थे, और बाकी आपकी सैलरी बढ़ा के दिखाते थे ज्यादा। मीन्स जो अदर बेनिफिट्स हैं उनको मैक्सिमाइज करके बताते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर समझते हैं हम लोग, ये रही, अगर आपकी सैलरी 20,000 है, ओके, अब इसमें आपका बेसिक पे भी है, डीए भी है और टीए भी है। ठीक है, इसके अलावा आपके लाइक ट्रेवल अलाउंस हो गया, और भी अदर जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको हाउस रेंट है, अलाउंस है, ये सारी चीजें अलग से एक्स्ट्रा आपको जब दी जाती है, तो अगर आपकी सैलरी जो है, आपका बेसिक पे जब आपको दिखाया जाएगा ना, वो दिखाते हैं कि हम तो इनको सिर्फ लाइक 9,500 दे रहे हैं भाई, ये बेसिक पे आपको दिखा दिया कि बेसिक पे तो आपका इतना है, बट आपको सैलरी मिल रही है 20,000। ऐसा कैसे है? क्योंकि इसके बाद जो आपको जितने भी पैसे मिले हैं, ठीक है, जो 10,500 एक्स्ट्रा जो पैसा है, वो आपका यहाँ से है, इधर से। जो वेज है, वेज आपकी 9,500 है, आपको तनख्वाह मिल रही है 20,000, वेज है आपकी 9,500। ठीक है, बाकी की जो अदर पेमेंट वो कहाँ गई? वो यहाँ जो अदर बेनिफिट्स हैं उसके थ्रू आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है ना, तो इस 20,000 का 50% आपका बेसिक पे ही होना चाहिए। ये जो तीन चीजें हैं, जो वेज है, लाइक बेसिक पे, डीए, टीए, ये टोटल 50% होना चाहिए। और ये जो अदर बेनिफिट्स, अदर अलाउंस आप जो वर्कर है उसको प्रोवाइड कराते हो, वो 50% होना चाहिए, और 50% ही यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बेसिक पे है, जो वेज है, वो आपने 20% कर दी और जो अदर बेनिफिट्स है उसको 80% दिखा दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ये अमेंडमेंट में की गई है। तो देखो, ये चीज मैंने आपको बता दी, तो वो सारी चीज हो गई। ठीक है, ये मैंने आपको एक अपडेट बता दिया। आ जाओ वापस यहीं पर। ठीक है भाई, ये 25,000 और 21,000 ये लिमिट आपको याद रखनी है। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में कितनी थी? 24,000। बोनस वाले में 21,000। समझ गए? एम्प्लॉय अर्निंग अबव दिस थ्रेशोल्ड आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। इसके एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे, इससे ज्यादा अगर आप सैलरी ले रहे हो। ठीक है, मंथली वेजेज जो है। कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स क्या है? देखो, स्कीम ऑपरेट करती है ऑन ए स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ 2 6 month कंट्रीब्यूशन। मीन्स जो 6 month का कंट्रीब्यूशन होगा, एंड 2 corresponding बेनिफिट पीरियड, और आपका एक बेनिफिट पीरियड होगा। देखो, ये क्या मतलब है इस चीज का, देखो मैं बताता हूँ। देखो यार, मैं आपको बात करता हूँ। देखो, एक ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, वो शुरू हुआ 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 6 मंथ लगा लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये सितंबर, इसमें तो आप करोगे क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूट किया आपने 6 महीने, तो आपने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया, तो क्या आप बेनिफिट अभी ले लोगे? नहीं भाई, नहीं लोगे बेनिफिट। बेनिफिट कब होगा? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ का रेस्ट हो गया। उसके बाद 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 मंथ का जो पीरियड रहा, जून तक,
ये आपका क्या है, क्या कर लोगे आप इसमें, बेनिफिट ले लोगे। सेम ऐसे ही 30 जून के बाद 3 मंथ का गैप दो, जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, वो 3 मंथ का गैप गया, रेस्ट हो गया सितंबर तक। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो वो 6 मंथ आप कंट्रीब्यूशन करो। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जून के बाद फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो 6 मंथ आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये है 2 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन और 2 6 मंथ का बेनिफिशियल पीरियड। ओके, ठीक है, बात करते हैं आगे। अब यहां पर बात आ गई कंट्रीब्यूशन एंड फंडिंग की। ठीक है भाई, ये भी देखते हैं। अब कंट्रीब्यूशन किस किस तरीके से है, देखो यार, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो मालिक है, वो कंट्रीब्यूशन करेगा 3.25% ऑफ द वेज। जो जो वर्कर है उसका जो वेज है, उसके वेज का 3.25%, ठीक है, 3.25%। और जो एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूट करेगा वो करेगा 0.75% ऑफ द वेज। ठीक है, ये लिमिट आपको याद रखनी है, जो एम्प्लॉयर है वो ज्यादा कर रहा है, जो एम्प्लॉय वो कम कर रहा है। ठीक है, ओके भाई, स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई वाले। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या होगा, किस किस तरीके से होगा। देखो इसमें थोड़े लोचा हो सकता है। देखो मैं बात कर रहा हूँ मेडिकल बेनिफिट्स, तो प्रोवाइडिंग फुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू द इंश्योर्ड पर्सन एंड देयर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो भाई उनकी फैमिली का भी, फैमिली मेंबर्स का, उसका खुद का, वो सारी चीजें प्रोवाइड, फुल कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर किया जाएगा। ठीक है भाई, ओके। या फिर एक और देखो, बेनिफिट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू रिटायर्ड इंजर्ड पर्सन, रिटायर्ड वाले इंश्योर्ड, अगर इंश्योरेंस आपने ले रखा है, ठीक है, और रिटायर हो गए तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। परमानेंटली डिजेबल इंडिविजुअल्स अपॉन पेमेंट ऑफ नॉमिनल एनुअल कंट्रीब्यूशन, आप रिटायर हो गए तो आप थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके उसका फायदा ले सकते हो। समझ गए। उसके बाद सिकनेस बेनिफिट्स, देखो 70% ऑफ द एवरेज डेली वेज। ठीक है भाई, जो डेली का वेज है आपका, मान के चलो आपको डेली 500 रुपये मिलते हैं, 500 का 70%, फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 91 डेज इन एनी टू कंजिक्यूटिव बेनिफिट्स पीरियड। देखो बेनिफिट पीरियड की बात हो रही है। टू बी एलिजिबल द वर्कर मस्ट हैव पेड कंट्रीब्यूशन फॉर एटलीस्ट 78 डेज। आपको कम से कम आप सिकनेस बेनिफिट कब ले सकते हो, जब आपने एटलीस्ट 78 दिन, 78 डेज आपने कंट्रीब्यूट किया है पैसा। आप खुद सोचो ना, आप कंपनी में लग गए, तो आपने 78 दिन तक आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, भाई मेरी सैलरी जो भी है, ठीक है, मेरा वेज जो भी है, उसका कुछ कुछ परसेंट मैं कितना कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर का मैंने बताया 0.75%, तो वो मेरा कंट्रीब्यूट हो रहा है भाई। 1 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, तो उस तरीके से 30 महीने का होगा, तो लगभग 78 दिन मुझे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब मैं एलिजिबल हूँ सिकनेस बेनिफिट्स के लिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। मैटरनिटी बेनिफिट्स, इसमें भाई 100% की बात है, एवरेज डेली वेज, ड्यूरेशन ऑफ 26 वीक्स फर्स्ट टू चिल्ड्रन। इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स में मैं आपको मैटरनिटी जो एक्ट है उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। ओके, 8 वीक्स फर्स्ट टू चाइल्ड, मतलब लाइक प्री डिलीवरी डेट, अवेलेबल फॉर कमीशन अडॉप्टेड मदर्स फॉर 12 वीक्स। ओके, सिर्फ इतना याद रख लो, 100% है इसमें, आगे मैं और अच्छे से बताऊंगा। डिजेबल्ड बेनिफिट्स, डिसेबलमेंट, ओके, टेम्पररी डिसेबलमेंट बेनिफिट्स पेड अप टू 90%। और परमानेंट डिसेबलमेंट, तो भाई इंजरी रिजल्ट आ गया, परमानेंट लॉस हो गया अर्निंग कैपेसिटी, तो मंथली पेंशन दी जाएगी आपको भाई। ठीक है, फ्यूनरल में आपको कुछ ना कुछ लमसम पेमेंट दे दी जाएगी, जैसे करंट अभी 15,000 रुपये दे देता है कि भाई डेथ हो गई है तो फ्यूनरल वगैरह कर रहे हो, तो एक काम करो, इतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सामान वगैरह ले आना अपना। ठीक है, फैमिली को दिया जाता है, या पर्सन जो जो राइट्स है उसको, लाइक जैसे लाइक वो क्या करते हैं, अ, आग लगाते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं, और भी जितनी भी चीज़ें की जाती हैं, तो उसके लिए 15,000 रुपये। तो यहाँ पर भाई हमारा ये एक्ट खत्म। एक और, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आ जाओ भाई नेक्स्ट की तरफ। ये आ गया भाई हमारा नेक्स्ट कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ हो भाई, पीएफ, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो भाई पता तो होना चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए। चलो भाई, देखो यार भैया कि प्रोवाइड करेगा ये फ्रेमवर्क ऑफ कंपलसरी प्रोविडेंट फंड, पेंशन, डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की एम्प्लॉयज के लिए जो कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, फैमिली सिक्योरिटी भाई,
उस चीज के लिए। आपने देखा होगा बहुत बार कि पीएफ कितना आया है। मेरा पीएफ 20,000 हो गया। अच्छा, 20,000 हो गया, ठीक है, कोई बात। पीएफ निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकते हो, निकाल लो। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। क्या साल से काम कर रहे हो? 4 साल हो गए। ठीक है, पीएफ कितना हो गया होगा? भाई मेरे सौ 1,700 रुपये कटते थे मेरे अकाउंट से। अच्छा, 1,700 कटते थे, हाँ। तो 1,700 ही जो कंपनी का मालिक है वो ऐड करता था। 3,400 हो गए एक महीने के। तो उस तरीके से आपकी पेमेंट हो गई 4 साल की, जो भी है। तो उस तरीके से आप उसका बेनिफिट ले सकते हो पीएफ का। चलिए, अब है इसमें क्या है भाई, एप्लीकेबिलिटी क्या हो। यार पीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी तो होगी। हाँ भाई बिल्कुल, वो तो होगी। एस्टेब्लिशमेंट विद इन 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो वो आप वॉलेंट्री कवरेज पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वेज सेलिंग कितनी है? 15,000 पर मंथ फॉर मैंडेटरी कवरेज। 15,000 से ज्यादा अगर कमा रहे हो तो भाई फिर आप, ये वेज सेलिंग 15,000 तक की लिमिट है। मीन्स पीएफ के लिए हकदार है भाई 15,000 पर मंथ। 15,000 से ज्यादा आप कमा रहे हो तो आप हकदार हो, बिल्कुल हो। 15,000 पर मंथ कमा रहे हो तो भी हकदार हो। कोई दिक्कत नहीं भाई, पीएफ तो कटता है भाई, सबका कटता है। ठीक है, ओके जी। ओके, एडमिनिस्टर्ड बाई ईपीएफ भाई, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है। स्कीम्स क्या क्या, देखो यार, ये जो ईपीएफ है, ये 3 स्कीम्स को क्या करता है, रन करता है। एक तो है पीएफ वाला, जो 12% एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, सेम 12% एम्प्लॉय कर रहा है, 12% एम्प्लॉय होगा। ईपीएस पेंशन 8.33% एम्प्लॉयर शेयर टू पेंशन, एम्प्लॉयर शेयर करेगा, नॉट एम्प्लॉय। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस अप टू रेट 7 लाख, 7 लाख का इंश्योरेंस है, वो आपको दे दिया जाएगा, रुपए वगैरह जो दिए जाते हैं। ठीक है, देखो वेज सेलिंग में यार इसमें क्या है कि 15,000 पर मंथ फॉर मैंडेटरी है। मतलब 15,000 तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हो तो आप उसके पात्र हो पीएफ के लिए। ठीक है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही एक टेबल आपके लिए। टेबल में क्या है कि स्कीम है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और प्राइमरी बेनिफिट्स क्या है। देखो, स्कीम ईपीएफ स्कीम 1952, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा 12% ऑफ वेज। जो वेज है उसका 12%। और एम्प्लॉय का है, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 3.67% ऑफ वेज। ठीक है, 3.67%। देखो, है ये टोटल, देखो टोटल वो करता है एम्प्लॉयर 12% ही। बट वो जो 12% है ना, वो कंट्रीब्यूट, वो क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक तो पेंशन वाले में, ये देखो पेंशन वाले में, और एक हो जाता है इसमें पीएफ में। देखो पेंशन जो 8.33, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे ना तो ये पूरा 12% बैठेगा। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 8 3 11 12, टोटल 12%। तो वो डिवाइड हो जाता है, 3.67% ऑफ वेज पीएफ वाले में जाएगा, और पेंशन में 8.33 ऑफ वेज, या अप टू सेलिंग ऑफ रेट 15,000। तो मंथली पेंशन मिल जाएगी रिटायरमेंट के बाद, जो पेंशन वाले में लमसम रिटायरमेंट कॉप्स मिल जाएगा, जो पीएफ वगैरह में आपने देखा होगा ना, रिटायर हो जाते हैं तो पीएफ कितना मिला, पीएफ इतना मिला है भाई साहब, बहुत 18 रुपया। तो उस तरीके से ईडीएलआई में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाई एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर का होता है वो भी 0.5% ऑफ वेजेस है, या अप टू ए सेलिंग ऑफ 15,000, उस तरीके से। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर है, जीवन बीमा की तरह ही है, एक तरह से। तो कितना मिलेगा, 7 लाख प्लस बोनस वगैरह, वो सारी चीजें इसमें दी जाती हैं। तो वही है मेनली, आपको क्या याद रखना है, तो इसकी लिमिट याद रखनी है, कौन कौन सी स्कीम चला रहे हैं और कितना कितना कंट्रीब्यूशन एक करते हैं। वही चीज आपको पता होना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसमें भी यही चीज पूछी जाएगी, आप समझे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। इसमें क्या है,
इसमें भाई कुछ नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि देखो, बहुत सारी कंपनी आपने देखे होंगे कि उसके पैम्पलेट्स वगैरह आपने देखे होंगे कि हमें इतने बच्चों की जरूरत है, इतने लड़के इतने लड़कियां ये काम के लिए। बहुत बार आपने बहुत सी अदर जॉब साइट्स देखी होंगी, आपने जॉब है ऐप देखी होगी, नौकरी.com है, ठीक है, अपने लिंक्डइन जहाँ पर वो अपना डालते हैं, नोटिस डालते हैं कि भाई कंपनी में इस पोजीशन के लिए वैकेंसी है। तो उसी के लिए है ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज कि आपके वैकेंसी कितनी वो बताना है, तभी तो बंदे आएंगे। अब बताओगे नहीं तो कैसे आएंगे बताओ। ठीक है भाई, एप्लीकेबिलिटी की बात की जाए तो एप्लीकेबिलिटी एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर विद इन 25 से ज्यादा मेंबर्स हैं तो एम्प्लॉय हैं तो वो है भाई, आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पन्स है कि अनस्किल्ड जॉब्स है, मतलब कोई स्किल वाली जॉब नहीं है, या फिर उनकी वैकेंसी 3 मंथ के लिए आप ले रहे हो, 3 मंथ का काम है, ठीक है, तो वो बताना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भाई। स्टाफ का प्रमोशन करा रहे हो या फिर कुछ इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हो कि आपका ट्रांसफर वहां कर दिया जाता है, तो वो बताना कंपलसरी नहीं है। पेनल्टी फाइन अप टू 500, या फिर वही है 500 फाइन है, नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे तो उसके लिए। तो ये इतना ही है, ज़्यादा में काम की चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये याद रखना यहाँ से आ सकता है जो एग्जाम्सन है कि भाई 3 मंथ, वो टाइम लिमिट वाली ये जो 3 मंथ है ये। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही जाओगे, स्टाफ प्रमोशन या इंटरनल ट्रांसफर है, इसको बताना कंपलसरी नहीं होता है, बट यहाँ आप मार खा सकते हो। चलिए भाई, आपको बताना था कौन सा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो भाई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ना है। तो मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो भाई इसमें देखो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लैंडमार्क पीस ऑफ सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब जिसमें भाई डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मदरहुड बाय प्रोवाइडिंग ऑफ फुल हेल्थी मेंटेनेंस ऑफ ए वुमेन एंड हर चाइल्ड व्हेन ही इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, सॉरी। ठीक है, चलिए भाई, देखो यार आप ना इसी टेबल से सारी चीज समझ जाओगे। मैंने बनाई इसलिए है ये टेबल कि एक ही बार में एक एक क्लास और काम खल्लास। ओके, तो भाई देखो, अच्छा मैं आपसे एक बात कहूँ कि यार मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में अगर कोई, क्या हमारे डीपीएस में भी कुछ दिया हुआ है? याद करो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, दमन, आर्टिकल 41, 42 और 43। दसाओं में रोजगार पाने का अधिकार, मातृत्व लाभ, निर्वाह योग मजदूरी, तो मातृत्व लाभ आर्टिकल 42 आ सकता है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझे? ओके। और ये जो एक्ट है वो कहाँ एप्लीकेबल है, कहीं पर 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, लेडीज वगैरह काम कर रहे हैं, तो वहां पर ये बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है, मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो, जरूर नहीं है कि उस 10 के 10 लेडीज हो, एक दो लेडीज भी हैं तब भी काम होना चाहिए भाई। ठीक है ना? हाँ, ओके, मतलब 10 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है पिछले 12 मंथ में, मतलब एक साल में। ये आ गई आपकी टेबल, आ जाओ भाई। ये कह रहा है कि मैटरनिटी लीव फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड पर। देखो यार, कई बार होता है कि 2 बच्चे हो गए या फिर एक बच्चा हो गया, तो पहला और दूसरा बच्चा, फर्स्ट 2 चाइल्ड जो होंगे, एक बच्चा हो गया, उसके बाद कुछ गैप लगा 1-2 साल का, फिर दूसरा बच्चा हो गया, तो ये पहले और दूसरा बच्चा जो है उसमें आपको 26 वीक्स की क्या दी जाएगी, लीव दी जाएगी। अब इसमें भी 26 वीक्स में भी कुछ काउंट किया हुआ है कि मैक्सिमम 8 वीक प्री डिलीवरी। जैसे मान के चलो आपकी 9 मंथ में डिलीवरी है, तो उस डेट से, या क्योंकि डॉक्टर बता देते हैं, तो उससे 8 वीक की छुट्टी तो आपको पहले दी जाएंगी, और बाकी की जो 12 लाइक जो 18 वीक्स की छुट्टी है, ठीक है, वो आपको आपकी डिलीवरी के बाद दी जाएंगी। समझ गए? एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको लग रहा होगा कि यार एक काम करते हैं, मैं तो लेडीज हूँ और 4-5 महीने की प्रेग्नेंट हो गए, अपना चलो चली जाती हूँ, चक 5-6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, मस्त आराम से मजे ही मजे। तो भाई वो लेते ही नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक है, तो वर्क एट लीस्ट 80 डेज, आपको कम से कम 80 दिन काम करना होगा, और इसमें जो हॉलीडे है वो काउंट नहीं होंगे भैया।
80 दिन आपको काम करना है 12 महीने में। अब खुद सोचो ना, आप अगर 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो और आप 80 80 दिन का मतलब क्या होता है, लगभग लगभग 3 महीने, 3 मंथ। तो 6 और 3 9। भाई कैसे 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 कोई बेवकूफ ही होगा जो आपको ले लेगा, है। मतलब आप खुद सोचो ना, आपने थोड़े दिन काम किया और फिर आप हकदार हो गई छुट्टियों की। अरे भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। अरे जब प्रेग्नेंट है तो वो ली ही क्यों? ऐसा होता है ना बहुत बार। चलो, ये मैंने बता दिया। ये आपको याद रखनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, 80 डेज। ठीक है, आपको एटलीस्ट वर्क करना है। और ये भी आपको कि 8 महीने के पहले है, और जो बाकी के 18 महीने हैं, 18 वीक्स है, सॉरी, 8 वीक्स और 18 वीक्स, वो बाद में है, डिलीवरी के बाद। मैटरनिटी लीव थर्ड चाइल्ड के लिए आपको छुट्टियां मिलेंगी 12 वीक्स की, जिसमें मैक्सिमम 6 वीक्स प्री डिलीवरी और बाकी के 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी। सेम है जवाब है इसमें, वही है, 80 डेज काम करना होगा। लीव फॉर अडॉप्शन या सरोगेसी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि यार बच्चे नहीं हो रहे हैं, या फिर कुछ सरोगेट मदर बन जाती है, ठीक है, या फिर अडॉप्ट कर लेती है बच्चे को, तो उसके लिए 12 वीक्स है डेट ऑफ रिसीविंग चाइल्ड। बट उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि जो बच्चा है वो मस्ट बी बिलो 3 मंथ ऑफ एज। 3 महीने से कम एज का होना चाहिए वो बच्चा, ठीक है। लीव फॉर मिसकैरेज या एमटीपी जो प्रॉब्लम होती है उसमें, तो उसमें 6 महीने की, सॉरी, 6 वीक की छुट्टियां दी जाएंगी। और कब दी जाए, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रूफ दिखा दो भाई कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, क्योंकि डॉक्टर की जो भी सारी चीजें रिपोर्ट्स हैं वो दिखा दो, हो गया बात, काम खत्म। मेडिकल बोनस रेट 3,000 है। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो आपको प्रोवाइड नहीं करता है फ्री प्री या पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, तब बेनिफिट आपको मेडिकल बोनस 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। नर्सिंग ब्रेक्स लाइक, आप सोचो कि यार बच्चा हो गया, बच्चे के बाद आप कंपनी में जा रही हो, तो भाई ये बच्चा छोटा है, केयर करने वाला कोई है नहीं, तो खुद लेके जा रही हैं, तो उनके लिए नर्सिंग ब्रेक्स दिए जाते हैं, 2 ब्रेक्स डेली के, जब तक बच्चा 15 साल का ना हो जाए, सॉरी 15 महीने का, 15 साल नहीं, 15 महीने, अंटिल चाइल्ड इज 15 मंथ ओल्ड। सेम ऐसे ही क्रैच फैसिलिटी। क्रैच फैसिलिटी का मतलब होता है कि एक रूम बना दिया जाता है जहाँ पर मतलब जो महिला है वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जिसे बोलते हैं हम लोग। तो ये मैंडेटरी है भाई, और जहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ मैंडेटरी है बराबर, ठीक है। तो ये आपको हो गया मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी बेनिफिट है 1961 का। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का सीधा सा मतलब है 1972। और इसमें क्या है कि लमसम ग्रेच्युटी पेमेंट दी जाती है फॉर एम्प्लॉयज को एज रिवार्ड फॉर लॉन्ग सर्विस। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल काम कर लेते हो तो आपको ग्रेच्युटी दी जाएगी भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर है कि ये क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई एप्लीकेबिलिटी, एलिजिबिलिटी, अमाउंट या टैक्स, वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, देखो यार मैं बता देता हूँ आपको। एप्लीकेबिलिटी में देखा जाए तो 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय है, वो कवर है। उसके अलावा वंस द एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट, इट कंटिन्यूज टू अप्लाई इवन इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय सब्सिक्वेंटली फॉल्स बिलो 10। 10 से कम अगर हो जाएंगे तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा। अगर एक बार कोई इंडस्ट्री इसके अंडर में आ गई, कोई लाइक एम्प्लॉय है उसके अंडर में आ गया, या इंडस्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो इसके अंडर में आ गई, तो भले ही 10 से कम मेंबर हो जाए, वो एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 से कम हो गए तो खत्म हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। एलिजिबिलिटी यही है कि 5 ईयर की सर्विस है, कंटिन्यूस सर्विस है, नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेथ या डिसेबलमेंट। अब भाई बीच में ही डेथ हो जाए, डिसेबलमेंट हो जाए, तो उसके लिए तो अलग एक्ट है, कंपनसेशन एक्ट है, ठीक है, तो भाई उसको तो क्या ही काउंट करें। फॉर जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए 3 ईयर्स की सर्विस है। अमाउंट 15 डेज वेजेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, 15 दिन का वेज है, और मैक्सिमम कितनी ग्रेचुटी, 20 लाख। समझ के, मैक्सिमम 20 लाख ग्रेचुटी। अब है, देखो, 15 डेज वेजेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर,
तो भाई 5 साल, मान के चलो, 1 महीने की आपकी कितनी है, एक दिन आप, एक दिन का आप 500 कमा रहे हो, तो 15 दिन का 7,500, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 37,500 आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो कि यार, द एम्प्लॉय इज ऑब्लिगेटेड टू डिटरमाइन द ग्रेजुएटी अमाउंट एंड पे इट विद इन 30 डेज। जब पता चल गया कि भाई ग्रेजुएटी देनी है, तो विद इन 30 डेज आपको ग्रेजुएटी दे देनी है भाई। इफ द पेमेंट इज डिलेड, अगर डिलेड हो जाए, डिले हो जाए, नहीं दे रहे हो आप, तो जो एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। तो इस जो पैसे के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट भी लगेगा भाई, जितना आप डिले करोगे उसके हिसाब से। टैक्स फुली एग्जाम टू, भाई नहीं है, एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के बेसिस पर आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं भरना है। पेनल्टी अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो पेनल्टी है भाई, लाइक 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट या फाइन और बहुत। ठीक है, तो यही 5 से 6 एक्ट थे जो अपने को अच्छे से पढ़ने थे। बाकी के जो 3 एक्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें मत पढ़ो या कुछ भी, तो ये वही है, ये रहे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो साइन वर्कर्स है, सिने वर्कर, जो वेलफेयर फंड एक्ट है 1981 का है, इसमें क्या है कि जो सिनेमा के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको लेकर है, कि आपने मिनिमम कितनी फिल्में बनाई हैं, कितनी चीज़ें हैं, उसके बेसिस पर आपको फंड वगैरह वो चीज़ें प्रोवाइड कराना। सेम द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर एक्ट 1996। तो बिल्डिंग्स वगैरह या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ काम करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर एक कमेटी बनती है, उस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, वो आई थिंक 5 मेंबर होते हैं शायद। 1 मिनट आप चेक रखिए, थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कितने इसमें मेंबर्स होते हैं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। इन 3 में से भी 2 आएंगे लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, 2 का चुनाव लोकसभा द्वारा और एक का राज्यसभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो जो सलाहकार समिति है, ठीक है, उसमें होगा 3 मेंबर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 2 लोकसभा और एक राज्यसभा। इसमें यही चीजें बस काम की है और कुछ नहीं है। ठीक है, जो केंद्रीय सलाहकार समिति है। फिर उसके बाद है अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। सोशल सिक्योरिटी एक्ट है भाई, ये मेडिकल भाई बेनिफिट्स वगैरह के बारे में, हेल्थ इश्यूज उसके बारे में। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ओके, इस एक्ट के अंदर। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अपर वाले 6 एक्ट से ही आएंगे, अगर आने हैं तो। बाकी हम एक क्लास और करेंगे, उसमें आपके सारे लेवल लॉस खत्म है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए अच्छे से, और अच्छे से तैयार कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।